आई एम स्टार्टिंग विद क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। सबसे पहला है सर्किट कॉन्फ़िगरेशन। तो ट्रांजिस्टर को सर्किट में किस तरीके से अप्लाई किया गया है, बेस को कॉमन रखा गया है, एमीटर को कॉमन रखा गया है, या फिर कलेक्टर को कॉमन रखा गया है। अगर बेस को कॉमन रखा गया है तो उसमें वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर कॉमन है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड अगर कलेक्टर कॉमन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको पता ही होगा कि कॉमन एमीटर अगर एम्पलीफायर की तरह यूज़ करना है तो सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेन और करंट गेन दोनों ही ज़्यादा होते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़। तो यूज़ किस तरीके से करना चाहते हैं, वोल्टेज को एम्पलीफाई करना है या फिर करंट को एम्पलीफाई करना है। अगर हम वोल्टेज को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो वो हो जाएगा वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर को यूज़ किया जाता है जिसमें हमें वोल्टेज को ज़्यादा एम्पलीफाई करना हो। वोल्टेज पे हमारा टारगेट है कि हम वोल्टेज को एम्पलीफाई कर दें, इंक्रीज़ कर दें। सेकंड हो सकता है करंट एम्पलीफायर। करंट एम्पलीफायर यानी कि हमारा जो सिग्नल का करंट है हम उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं, उसको एनलार्ज करना चाहते हैं, तो इसके केस में हम करंट एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं। और थर्ड हो सकता है पावर एम्पलीफायर। तो पावर एम्पलीफायर में अगर हम सिग्नल की पावर को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो वो हो जाएंगे पावर एम्पलीफायर। तो ये हम नाम देख के ही बता सकते हैं कि किस तरीके से हम यूज़ करना चाहते हैं, उसके बेस पे हमने इनको कैटेगराइज कर दिया। तो इसके अलावा और क्या कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है और क्या हो सकता है क्लासिफिकेशन। थर्ड इज़ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑपरेशन। तो फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर, फ्रीक्वेंसी रेंज। तो एक हो सकता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स में हम ये देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक है तो इस टाइप के एम्पलीफायर को हम बोलते हैं ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर्स। थर्ड है, सेकंड है बी रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में क्या होगा, 16 किलो हर्ट्ज से मेगा हर्ट्ज में इसकी वैल्यू जाएगी। थर्ड इज वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो वीडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में होगा, इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं टीवी में। तो यहाँ पे क्या होगा, 50 हर्ट्ज से हंड्रेड्स में इसकी वैल्यू यहाँ पे होगी कि मेगा हर्ट्ज, यानी कि कुछ वैल्यू है ना, तो हंड्रेड्स में नहीं होगी, कुछ एक मेगा हर्ट्ज में हो जाएगी। और वीडियो फ्रीक्वेंसी होगी, वीडियो फ्रीक्वेंसी में 50 हर्ट्ज से लेकर हंड्रेड्स में, यहाँ पे हंड्रेड्स में वैल्यू आएगी, हंड्रेड्स ऑफ मेगा हर्ट्ज। तो ये हो गया कि फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर स्टेज कपलिंग। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटर स्टेज तो इंटर स्टेज कपलिंग में क्या हो रहा है कि जैसे हमें पता है, मान लिया हमने एक एम्पलीफायर लगाया, एक ट्रांजिस्टर लगाया, एक ट्रांजिस्टर एम्पलीफाई करेगा, हो सकता है कि 50 टाइम्स कर दे सिग्नल को या 60 टाइम, कितना भी कर दे। अब हम सिग्नल को और भी ज़्यादा बड़ा बनाना चाहते हैं। अगर सिग्नल को और बड़ा बनाना है तो उसके लिए अगर हम आउटपुट के सामने, जैसे आउटपुट आ गया है ना, हमने यहाँ पे एक एम्पलीफायर लगाया, इसमें हमने सिग्नल दे रखा है, तो ये हो गया वी सिग्नल। अब इसका कुछ आउटपुट आया, वी नोट हो गया। अब ये मान लिया 60 टाइम्स है, हम और भी ज़्यादा इसको बड़ा करना चाहते हैं, तो इसके आगे एक और ट्रांजिस्टर लगा दें, एक और होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस वी आउटपुट को, ये मान लिया कि इसका अगर ट्रांजिस्टर ये बीटा टाइम्स कर रहा है तो बीटा टाइम्स ऑफ वी नोट हो जाएगा, और भी ज़्यादा इसने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन है, एक ट्रांजिस्टर के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा हम लगा सकते हैं, जितने मर्जी हम चाहे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि देखना ये है, इन दोनों को हमने जोड़ कैसे रखा है, कि डायरेक्टली जोड़ दिया या फिर इसके बीच में मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मर लगा दिया, या फिर हमने इसमें इम्पीडेंस कपल कैपेसिटर से, या फिर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस लगा दिया। तो उसके बेस पे ये क्लासिफिकेशन हो जाएगा कि इन दोनों स्टेजेस को किस तरीके से हमने जोड़ रखा है। अब इसके बाद आती है ऑपरेटिंग पॉइंट के ऊपर। फिफ्थ इज ऑपरेटिंग पॉइंट।
तो ऑपरेटिंग पॉइंट हमें पता है कि जो क्यू पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट कि किस पॉइंट पे हम जब जिस पॉइंट पे जितनी डीसी हमने ले रखी है, तो डीसी जब हमने लगा रखी है, अकेले डीसी लगाए हैं, तो उस टाइम पे आईसी की वैल्यू कितनी होगी और वीसीई की वैल्यू कितनी होगी, वो होता है ऑपरेटिंग पॉइंट। तो अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा? वैसे तो हमने डिस्कस किया था कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, डिस्कस किया था कि हम डीसी लोड लाइन के मिडल में रखते हैं कहीं पे। अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है? अगर ये ऑपरेटिंग पॉइंट मिडल में है, मिडल में होने का मतलब है कि सिग्नल में डिस्टॉर्शन मिनिमम होगा या फिर होगा ही नहीं। तो पर्पज़ ये है। तो अगर इसके हमने क्यू पॉइंट को या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट को मिडल में रखा है डीसी लोड लाइन के, तो ये हो जाएगा ए क्लास। तो ये है क्लास ए एम्पलीफायर। इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी है, अगर हमने सिग्नल दिया है ये, तो क्लास ए एम्पलीफायर का आउटपुट भी बिल्कुल सेम शेप का ही आएगा, नो डिस्टॉर्शन। ये होगी क्लास ए। सेकंड है क्लास बी एम्पलीफायर। तो क्लास बी एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, इस बार हमें पता है कि अगर मिडल में हमने इसको नहीं रखा ऑपरेटिंग पॉइंट को, इसको हम शिफ्ट कर देते हैं। अगर कट ऑफ रीजन के पास ले आएंगे, यहाँ पे कट ऑफ रीजन है, अगर कट ऑफ रीजन के पास लेकर आएंगे तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाता है। तो इस क्लास बी वाले एम्पलीफायर में ऑपरेटिंग पॉइंट को इस तरीके से सेट किया जाता है कि आधा सिग्नल कट जाता है। आधा सिग्नल कट होने का मतलब है कि अगर हमने इनपुट दिया था इस तरीके से, तो जो आउटपुट आएगा, आउटपुट विल बी हाफ ये और ये इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, आधा पार्ट, हाफ पार्ट कट हो गया। सी क्लास ए बी, ए और बी, क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। तो क्लास ए बी एम्पलीफायर्स में क्या होगा, हमने सिग्नल दिया था ये इस तरीके से और आउटपुट क्या आ रहा है, हाफ से ज़्यादा, मतलब हाफ से ज़्यादा और कंप्लीट से कम। हाफ से ज़्यादा कंप्लीट से कम का हाफ से ज़्यादा और कंप्लीट से कम का मतलब है कि कुछ इस तरीके से है, मतलब पूरा नहीं रहा है और आधे से ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो एम्पलीफायर्स होते हैं इनको बोलते हैं क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। नाउ द थर्ड इज़, एक ये हो सकता है कि हाँ हाफ कंप्लीट हो गया, हाफ हो गया, हाफ और कंप्लीट के बीच का हो गया। एक हो सकता है कि हाफ से भी थोड़ा हो जाए, हाफ से भी जो कम होगा इसको हम बोलते हैं क्लास सी एम्पलीफायर्स। क्लास सी एम्पलीफायर्स में क्या होगा, इनपुट सिग्नल क्लास सी एम्पलीफायर्स। तो इनपुट सिग्नल हमारा ये था और इनपुट सिग्नल जो आउटपुट सिग्नल होगा ये होगा लेस देन हाफ। तो लेस देन हाफ ये हैं हमारे कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट दिस इज आर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर्स। मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इस एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं कि जैसे मान लिया एम्पलीफिकेशन कम है, तो अगर एक ट्रांजिस्टर यूज़ किया, सिग्नल ज़्यादा एम्पलीफाई नहीं हुआ, हम इसको और भी ज़्यादा एम्पलीफाई करना चाहते हैं, तो एक दूसरा ट्रांजिस्टर यूज़ कर देंगे। और भी ज़्यादा करना है, तीसरा, चौथा, जितना भी हम उसको एम्पलीफाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स लगाते चले जाएंगे। तो मान लिया कि हमने ये दिया इनपुट सिग्नल VS है ये, और इसमें यहाँ पे क्या है, ये VS है, एम्पलीफायर नंबर 1। तो ये सिग्नल को मान लिया कि इसने V यहाँ से बाहर आया V1। अब ये V1 के आगे हमने एक और ट्रांजिस्टर लगा दिया, तो ये A2 ट्रांजिस्टर है और इसमें V2 आया। फिर है V एम्पलीफायर नंबर 3, यह इसका आउटपुट है V3। तो अगर हम इसका टोटल वोल्टेज गेन देखना चाहते हैं, तो वोल्टेज गेन क्या होता है, वोल्टेज गेन इज इक्वल टू, ये क्या है, जितना आउटपुट है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट होता है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो ओवरऑल कितना होना चाहिए, V3 डिवाइडेड बाय V1। अब देखो V3 डिवाइडेड बाय V1 को हम कैसे कर सकते हैं, V3 डिवाइडेड बाय V2 है ना, यहाँ पे गेन है इतना है। और अब V3 डिवाइडेड बाय V1, यहाँ पे देखें V2 डिवाइडेड बाय V1 फर्स्ट का गेन, ये हो जाएगा V1 डिवाइडेड बाय VS। तो अब हम देखेंगे कि ये V2 से कैंसिल होगा, V1 से कैंसिल होगा, ये होगा V3 डिवाइडेड बाय VS, मतलब टोटल आउटपुट जितना है, आउटपुट डिवाइडेड बाय यहाँ पे जितना इनपुट था, तो ये होगा आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट आ रहा है, तो यही है वोल्टेज गेन। तो V3 डिवाइडेड बाय V2 क्या है, ये तो लास्ट का गेन है। लास्ट वाले का गेन हम कैसे लिखेंगे, ये हमने लिख दिया है कि मान लिया इसको हमने लिख दिया है A3 का गेन है, और V2 डिवाइडेड बाय V1 है A2 का गेन, A2, और V1 डिवाइडेड बाई VS गेन है A1 का। तो ये क्या है, A1। 3 ट्रांजिस्टर हमने लगाए, यानी कि 3 एम्पलीफायर हमने लगाए, और नेट गेन कितना आ रहा है, ये आ रहा है A1 इंटू A2 इंटू A3, यानी कि तीनों के गेन को हमने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ रहा है टोटल गेन।
अब ये है कि क्या मतलब कि जितना आना चाहिए एग्जैक्ट आंसर A1 इंटू A2 इंटू A3 ही आएगा या इससे थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम आएगा। तो इसका आंसर है कि जो जितने हमने 4-5 जितने भी एम्पलीफायर लगाए हैं, अगर इंडिविजुअल गेन को हम मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आता है यहाँ पे उससे कम आता है। कम क्यों आता है? क्योंकि जैसे ही हमने क्या किया कि ये फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकेंड है, तो ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे। इसके आगे हमने एक और लगा रखा है, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तो क्या इफेक्ट आता है यहाँ पे, जो ये एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। तो लोडिंग इफेक्ट की वजह से जितना नेट गेन होना चाहिए उससे थोड़ा सा कम होता है। अब ये जो कपलिंग डिवाइस है, तो कपलिंग डिवाइस किस तरीके का होना चाहिए? तो जो कपलिंग डिवाइस है, एक तो यहाँ पे है कि इसकी हमने ऑपरेटिंग पॉइंट ले रखा होगा, कुछ सेट कर रखा होगा, A2 का ऑपरेटिंग पॉइंट होगा, A3 का ऑपरेटिंग पॉइंट होगा। तो अब ये जो यहाँ पे इसका सिग्नल आएगा, इससे बाहर आएगा, तो ये V1 जो है इसके ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट ना करे। इसी तरीके से ये जो V2 है A3 के ऑपरेटिंग पॉइंट को शिफ्ट ना करे। तो ये कपलिंग डिवाइस हम इसी तरीके से सेट करेंगे कि किसी का भी ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि इट आइसोलेट्स द डीसी बाइसिंग वोल्टेजेस। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से कुछ डीसी आ गया, तो डीसी वोल्टेजेस को ये किसी भी तरीके से चेंज नहीं होने देगा। तो ये क्या करता है, ये आइसोलेट कर देता है। ये होगी हमारी कंडीशन नंबर एक। तो क्या है कि ये क्या कंडीशन है, इट आइसोलेट्स द डीसी बाइसिंग वोल्टेजेस बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस। तो अलग अलग स्टेजेस की डीसी वोल्टेजेस को ये आइसोलेट कर देता है। और इसके अलावा क्या है कि ये आउटपुट सिग्नल को, एक स्टेज के आउटपुट सिग्नल को दूसरे में ट्रांसफ़र करता है। अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ आउटपुट सिग्नल फ्रॉम वन स्टेज टू द नेक्स्ट। तो नेक्स्ट स्टेज को ये आउटपुट ट्रांसफ़र करता है।